अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा सिर पे सवार हो जाता है। एक नया चुनाव अब 23 जून को होने जा रहा है। 2 पार्लियामेंट्री सीटों पर बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 2 सीटें रामपुर, आजमगढ़, और संग्राम छिड़ चुका है। आज की परिचर्चा रामपुर और आजमगढ़ पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक नया चुनाव हमारे आपके समक्ष बस कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद ये पहला बड़ा मुकाबला मैदान में होने जा रहा है। अब तक विधान परिषद, राज्यसभा में मुकाबले हुए, लेकिन अब ये पहला मुकाबला है जो मैदान में होने जा रहा है। खुला युद्ध, ओपन वार। नतीजे आने के कुछ महीने के भीतर एक नया चुनाव उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश, रामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का? क्या वही जो 10 मार्च के पहले था, या माहौल बदला है? वही मुद्दे जो 10 मार्च के पहले थे, या कुछ नए मुद्दे 10 मार्च के बाद जुड़े हैं? एक सीट अखिलेश यादव ने खाली की है, आजमगढ़। एक सीट आजम खान ने खाली की है, रामपुर। मुकाबला आमने सामने का है। मुकाबला 2 ध्रुवीय है। मुकाबला 2 महारथियों के बीच है। मुकाबला 2 पार्टियों के बीच है। मुकाबला 2 गठबंधन के बीच है। और मुकाबला फिर आमने सामने का है। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है इन 2 सीटों पे। ये 2 सीटें पहले से सपा के पास थीं, और सपा के लिए अपने दुर्ग बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ये सीटें जीतना समाजवादी पार्टी के लिए कोरामीन इंजेक्शन की तरह जरूरी है। हतोत्साहित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए। बीजेपी के पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए इन 2 सीटों पे, क्योंकि ये 2 सीटों पर तो वो पहले भी हार चुके थे। इस बार भी हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक बात का फर्क पड़ेगा, परसेप्शन। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति परसेप्शन पे चलती है। अगर ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, वो अपना परसेप्शन बेहतर कर पाएगी। और अगर बीजेपी जीत जाती है, 24 का रास्ता लगभग क्लियर होगा। इसलिए 23 जून का चुनाव उत्तर प्रदेश में 24 की कहानी लिखेगा। 23 में हम आपको बता देंगे 24 में क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ हमेशा चुनाव होते हैं। सरकार का रोज लिटमस टेस्ट होता है, रोज एसिड टेस्ट होता है। विपक्ष रोज ताल ठोक के खड़ा होता है। आप आज संभलेंगे, कल फिर एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। लड़ाई जारी रहती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका नाम है उत्तर प्रदेश। सवाल आप करिए, उत्तर यहां से लीजिए। ये लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है, अनवरत जारी है। तो अब आजमगढ़ में क्या संग्राम छिड़ा हुआ है और रामपुर में क्या होगा? बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने भी किताब बंद करके रखा हुआ है, लेकिन बीएसपी कूद गई है। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है, और प्रेस नोट में लिखा है ये फाइनल प्रत्याशी हैं हमारे। मैंने पहली बार ऐसा प्रेस नोट देखा जिसमें लिखा ये फाइनल प्रत्याशी हैं। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। दर्शक इसका मतलब समझे, फाइनल प्रत्याशी का क्या मतलब होता है। गुड्डू जमाली को यही बीएसपी ने चारित्रिक हनन करके निकाला था, लड़की का आरोप लगा के। अब वापस गुड्डू जमाली आए हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव वहां से किसको चुनाव लड़ाएंगे? अखिलेश यादव पर इस बात का दबाव है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाएं। वो डिम्पल यादव भी हो सकती हैं, वो धर्मेंद्र यादव भी हो सकते हैं, वो तेज प्रताप यादव भी हो सकते हैं, उनका कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर हो सकता है। आजम खां पर भी इस बात का दबाव है कि वो अपने किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर को चुनाव लड़ाएं। तो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर में कौन है तैयार जो लड़ेगा चुनाव? और किसको जेल की चक्की नहीं पीसनी है? जो पीस के निकल आई हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगी? उनकी पत्नी या फिर आजम खां की बहू?
आजकल वो भी पॉलिटिकली बहुत सक्रिय हैं। मैडम रामपुर में मैडम के नाम से मशहूर हैं, तो क्या उनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी? और बीजेपी इनके मुकाबले लाएगी किसको? मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में, भारत की सरकार में, लेकिन अब किसी सदन में नहीं है। रामपुर उनकी कर्मभूमि है, आओ लड़ो चुनाव। शायद बीजेपी उनके लिए यही प्लान कर रही है। तो आजमगढ़ में कौन उतरेगा? क्या दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने खुद को ब्रह्म घोषित कर लिया था, या फिर बीजेपी इस बार आजमगढ़ में कोई गंभीर प्रत्याशी देगी? मैं फिर कह रहा हूँ 24 में क्या होगा 23 जून को आपको पता चल जाएगा। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, संजीव सिंह कांग्रेस से हैं, आर्य उस्मानी साहब आजकल बीएसपी में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, विजय उपाध्याय जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और आलोक कुमार जी नोएडा से मुझे जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार हैं। बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, तो बता ही दीजिए कि प्रत्याशी कौन कौन होगा रामपुर और आजमगढ़ से, झंझट खत्म करते हैं यहीं पे। आपने अपनी डिबेट के पहले चरण में ही कहा कि उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जो सारे प्रश्नों का उत्तर देता रहा है। तो 2014 से उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति का जो उत्तर दिया है, वो उत्तर की आगे की भूमिका भी उत्तर प्रदेश उसी तरह से उत्तर देने के लिए है। मुझे लगता है कि ये जो नई परिस्थिति में, नए परिवेश में इन दोनों जगह चुनाव होगा, उपचुनाव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव में उसी दल की जीत होती है जिस दल की स्थानीय सरकार होती है। लोगों में विश्वास होता है कि उन्हें विकास चाहिए। तो अगर आजमगढ़, रामपुर में विकास के लिए चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां के मतदाता वोट देंगे। बात नंबर 2, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की राजनीति के आधार पर अपने इशू को बनाया था, राज्यसभा के चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों को अपना प्रत्याशी बनाकर पिछड़ों के साथ जो विश्वासघात हुआ है वह इस चुनाव में दिखेगा। बात नंबर 3, मुझे लगता है कि ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यादव मतदाताओं को निग्लेक्ट करना भारी पड़ेगा और आजम खां की नाराजगी यहां पर एक असर दिखाएगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का विधानसभा के चुनाव के बाद लगातार विभ्रम में रहना और भारतीय कितने होशियार प्रवक्ता हैं कि मेरे दोनों सवाल का जवाब मंत्रियों का दिए ही नहीं, एक नई स्टोरी दे दिए। मैं इनसे पूछता रहा कि भाई नाम बता दो, तो इन्होंने एक नई कहानी सुना दी। आपने कहा कि जिसकी स्थानीय सरकार होती है वो उपचुनाव जीतता है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक पे ले चलता हूँ, थोड़ा पीछे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि विजय उपाध्याय जी ने कहा कि वो फ्लैशबैक बताया जाए, तो मैं आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात ये तो बेचारे सोचते हैं कि हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ। ओके, 2018 आपको ले के चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, गोरखपुर हार गए, फूलपुर हार गए, कैराना हार गए, नूरपुर हार गए। आप कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि ये चुनाव आप जीत लोगे? क्यों भाई उपाध्याय जी, यही तो बात है ना, बताइए संजय जी। देखिए मुझे लगता है आप अपवादों की बात कर रहे हैं। अपवादों की बात, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम क्या हुए थे, आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव के परिणाम क्या हुए थे, आपने देखा कि बिहार के चुनाव परिणाम क्या रहे थे। मुझे लगता है कि राजनीति के बारे में जब हम उपचुनाव की बात करते हैं तो इसी तरह का एक सामान्य हमारा जो जानकारी है वो पूरे देश से निकल कर आती है उपचुनाव के बारे में। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद बिखरी है और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर सामने आई है और जनता उसी तरफ जाती है। प्रत्याशियों को लेकर आपके पास कोई रणनीति है? मुझे लगता है, देखिए निरहुआ ने बेचारे ने कितना अच्छा गाना गाया, पूरे चुनाव कैंपेन का हिट सॉन्ग था, विजय जी मुझे बता रहे थे, उसको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ब्रजेश भाई, ये आप भी जानते हैं कि चुनाव का टिकट संजय चौधरी यहां बैठकर दे पाएंगे क्या? तो चुनाव का, और भारतीय जनता पार्टी पार्टी के रूप में लड़ती है, पार्टी के रूप में हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
जो जो बूथ हारे हैं उन बूथ को जीतने के लिए Thank you. भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय आधार पर, Thank you. बूथों के आधार पर काम शुरू किया है। प्रत्याशी कोई भी होगा, चेहरा कोई भी होगा, लेकिन कमल का फूल ही चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया आपका मैडम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बड़ी मुश्किल है कि रामपुर और आजमगढ़ में प्रत्याशी कौन होगा, अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। मुश्किल तो बड़ी है आपके सामने। ब्रजेश जी, मुश्किल ऐसी कोई नहीं, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, आपके समक्ष आ जाएगा 1-2 दिन में। मैं अभी संजय जी की बात सुन रही थी जिसपे आपने भी उनको करेक्ट किया कि जो सत्ता में पहले रहते हैं, अपनी उनकी बात बता वही- दीजिए, फिर इनकी बात पे आइएगा कि रामपुर में बहू लड़ेंगी कि बेगम लड़ेंगी, और आजमगढ़ में भैया लड़ेंगे या भतीजा जी लड़ेंगे, या वहां भी देखिए, मैडम लड़ेंगी। ब्रजेश जी, देखिए हम सबका तो मत है कि रामपुर से तंजीम फातिमा जी चुनाव लड़े, क्योंकि रामपुर का अगर चुनाव आप मतलब अभी मन नहीं भरा आपका सीतापुर की जेल से। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको उस पे बता रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। एक तरफ तंजीम फातिमा जी होंगी जो इस युग की फ्रीडम फाइटर है, सत्ता पक्ष में बैठे ये काले अंग्रेजों ने उनके ऊपर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। ओके। और बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट होंगे तो यही बीजेपी और आरएसएस उन्हीं के पुरखे जो बीजेपी और आरएसएस के लोग पर हैं, खान साहब ये तो अंग्रेजों अस्पताल से में मुखबिरी चुनाव करते कैसे थे। लड़ेंगी, वो बड़ी अंग्रेजों मुश्किल से होगी ना। मुखबिरी करते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों को इन लोग ने फांसी चढ़वाया, आजीवन कारावास करवाया, काला पानी की सजा दिलवाई। और निश्चित रूप से आजमगढ़ में भी जो है प्रत्याशी आपके समक्ष जल्द सामने आ जाएगा। ये एको कर इसको ठीक करवा। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलती रहे। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इस बाई इलेक्शन में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दांव पर सब कुछ आपका लगा है। एक जगह यादव परिवार की इज्जत दांव पे है और दूसरी जगह खान साहब की आजकल अस्पताल में है। ब्रजेश जी, आप ये समझ के चले कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह 2.5 लाख से कम वोटों से नहीं जीतेगी। और रही बात बीजेपी की, तो इनका तो हारना और जमानत जब्त होना तय है। जिस प्रकार से बिहार में भी तो इनकी सरकार थी, गठबंधन की सरकार, अभी उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है बिहार में इनकी, और इनकी जमानत जब्त होनी तय है। बल्कि बीजेपी के लिए तो मैं ये कहूंगी कि उनको अपना सम्मान बचाने के लिए उपचुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। ओहो, तो एक काम करें, निर्विरोध हो जाए। अच्छा, इनकी जमानत जब्त होना तय है। एक सेकंड ये अरबों रुपए जो है पैसे की मैडम, खर्चा करेंगे, एक सवाल पैसा है। जो पानी की तरह बहाएंगे। आपने पैसे कहा की इनके लिए कि कोई वैल्यू तो है नहीं। आपने खुले मंच से कहा, लाइव कहा, लाखों लोगों के सामने कहा कि रामपुर से तंजीम फातिमा यानी आजम खां की पत्नी चुनाव लड़ें, लेकिन आप ये कहने में क्यों झिझकती हैं और आप नाम क्यों नहीं ले रही हैं कि आजमगढ़ से डिंपल यादव लड़ें? आप क्यों नहीं उनका नाम लेती हैं? मैं तो ये बता दे रही हूँ कि जब आप रामपुर की चॉइस दे सकती हैं तो आप आजमगढ़ की चॉइस क्यों नहीं दे सकती हैं? यही सवाल था ना विजय जी आपका। हाँ, बताएं। ब्रजेश जी, हम आदरणीय डिंपल यादव जी भी चुनाव लड़ सकती हैं वहां से। मैं तो कह रही हूँ 2 दिन में जब स्थिति आपके समक्ष हो जाएगी, मैं तो बीजेपी से कह रही हूँ कि खां इनको अरबों रुपए खर्चा करेंगे, पैसा जो पानी की तरह बहाएंगे। हालांकि पैसे की इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अभी 2020-21 अरे गुड्डू जमाली को बहन जी ने फाइनल वाला प्रत्याशी, क्यों विजय जी यही लिखा है ना? विजय जी क्या लिखा है उसमें? फाइनल प्रत्याशी। फाइनल प्रत्याशी, फाइनल प्रत्याशी। अरे ब्रजेश जी, एक सेकंड और दे, बता दूं। जो हालांकि मुझे आप ही के चैनल पर अभी पता चला गुड्डू जमाली के फाइनल प्रत्याशी। तो ये तो गुड्डू जमाली तो बहाना है। मीन तो सपा को नुकसान और बीजेपी को लाभ पहुंचाना। बहुत शुक्रिया आपका। जनता जो केवल एक सेकंड पॉलिटिकली बहुत इंटेलिजेंट है, और भोजपुरी में एक कहावत है, उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं। तो बीएसपी ने कौन सी चिड़िया उड़ाई है वो पहचान रहे हैं। और निश्चित रूप से बीएसपी की तो जमानत जब्त होना था। अभी 280 सीटों पर, 290 सीटों पर संजीव सिंह, बहुत शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। डिबेट थोड़ा आगे बढ़ाने दें, डिबेट थोड़ा आगे बढ़ाने दें। नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं संजीव सिंह के पास। कांग्रेस में आज प्रियंका गांधी आई हुई हैं और बार बार बीजेपी संजय चौधरी को ललकार रही है। आज ये बोल नहीं पा रहे प्रियंका गांधी पे कुछ। तो संजीव जी आप ये बताओ मुझे कि कांग्रेस क्या बाई इलेक्शन को लेकर सीरियस है? आप लड़ना चाहते हो चुनाव? आज ब्रजेश जी देखिए, प्रियंका जी हमारी नेता चुनाव के बाद आई और जिस तरह से जो संबोधन था, निस्संदेह कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देने का प्रयास किया गया। और कार्यकर्ता जिस तरह से बहुत मेहनत किया था, और आप सबके चैनल पे ही दिखा कि चुनाव में भले हम 2 सीटें पाएं,
लेकिन पूरे तौर से 3-3.5 साल से प्रियंका जी जब से सक्रिय हुई, तमाम मुद्दों पर उन्होंने संघर्ष किया, हमारे कार्यकर्ता लड़े। और बात वैसे मैं आपको उपचुनाव उत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन डेमोक्रेसी में हेड काउंट किए जाते हैं जो आपके पास नहीं है। नहीं, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर सीटों की बदौलत इस बात को करते हैं कि हमारी सीटें लोकसभा में कितनी उत्तर प्रदेश में और अगले उपचुनाव में क्या स्थिति होगी, ये तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। जिस तरह से आपने आज डिबेट आजमगढ़ और रामपुर पे रखी है, लेकिन ये मैं निश्चित कह रहा हूँ कि जो एक परसेप्शन जो आपने शुरुआत में बात रखी, वो परसेप्शन कहीं ना कहीं इस 3 महीने की मुश्किल से लगता है जो योगी पार्टी की सरकार बनी, थोड़ा देख लीजिए कि जनता के बीच में क्या जा रहा है। जो इनके लिए लाभार्थी था, लाभार्थियों के नाम पे आपके यहाँ प्रोग्राम में डिबेट्स चले, आज वो लाभार्थी इनका नुकसानार्थी हो गया। जो गाय माता इनके लिए यहाँ मम्मी हुआ करती थी, आज वो गाय माता को भूसा खिलाने के लिए पैसा नहीं है और पूरे जिले के, उत्तर प्रदेश के हर जिले का अधिकारी भूसा दान करेगा। तो नहीं, कहीं न कहीं, और इस चीज को देखते हुए कि चूंकि मैं इन विषयों पे आ जाऊंगा। आज मैंने डिबेट की है रामपुर और आजमगढ़। जी जी, तो ये बताएं कि रामपुर और आजमगढ़ में कोई दिलचस्पी है आपकी? मैं बिल्कुल इस बात से आप लड़ेंगे या नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये निर्णय अभी यहाँ, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मैं नहीं तय कर सकता, मैं भी कह रहा हूं नहीं तय कर सकता। भाई ये तो कह सकते हो कि चुनाव लड़ेंगे, मतलब चुनाव के वॉकओवर दे दिया। हम इससे कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि प्रत्याशी कौन होगा, इसके लिए मैं अभी नहीं भाई कह साहब पा कह दो, जैसे उन्होंने चीख के कहा कि तंजीम फातिमा, तो आप कह दीजिए कि नवाब परिवार से कोई आएगा नहीं। लोग, यही बात तो ना विजय? मैं बिल्कुल इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, झंझट खत्म। ब्रिजेश जी, इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं तो कहा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भाई साहब हाँ भी तो नहीं बोल रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व हाँ करेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और लटारे उस्मानी बीएसपी के लीडर, बहुत शुक्रिया आपका उस्मानी साहब, काफ़ी वक्त के बाद आज आपके दीदार हुए। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको बहुत बधाई, आज हमारा बर्थडे है। वाह, आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहिए बहुत बहुत और खूब भाई, ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंचिए। हम सबकी शुभकामनाएं। आपकी दुआएं जो है वो ईश्वर अल्लाह जो है कबूल करे। तो अब इंट्रोगेशन शुरू करें? जी बिल्कुल। तो ये फाइनल प्रत्याशी का क्या मतलब है, जरा विजय जी को बताओ तो। देखिए, गुड्डू जमाली जी जो हैं बहुजन समाज पार्टी के फाइनल हाँ, प्रत्याशी। फाइनल प्रत्याशी हैं। गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। लगातार वो विधानसभा चुनाव जीतते रहे, लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार उनको कुछ लगा होगा विधानसभा के चुनाव में कि हो सकता है हम विधानसभा ना पहुंच पाए, तो बहकाने में आ गए। जो बहकाने वाली पार्टी है वो उनको बहका के ले गई, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो टिकट नहीं दिया तो उनको। आपके नेता को किसने बहका दिया था कि एक गरीब आदमी पर चारित्रिक हनन का प्रेस नोट जारी हुआ था, रखा हूं, दिखाऊं? नहीं, वो तो वैसे मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि क्यों किसी का चरित्र हनन नहीं करना? तो फिर क्यों लिया था जब चरित्र हनन वाला आदमी आपने था? क्यों लिया ये बताओ, जब जी, जिसको आपने तो चारित्रिक हनन करके क्या गंदा प्रेस नोट लिखा था, मतलब नहीं लिखना अब चाहिए तो था। देखिए, पर आपने गुड्डू जमाली पर ऐसे आरोप, घिनौने आरोप बीएसपी ने लगाए थे कि संजय चौधरी तो उस दिन काफी मतलब इमोशनल हो गए थे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, और आज आपने फिर टिकट दे दिया। श्री ब्रजेश जी, ऐसा है कि आरोप लगाने से आरोप तय नहीं हो जाते। तो ये बहन जी ने आरोप लगाए थे, मैं थोड़ी लगाया इस था, देश या में संजय चौधरी नहीं लगाए थे? हाँ, तो वो उनका आ तो गया बहन ना। जी ने क्यों कहा इस उसमें तरह? जो इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी के कैरेक्टर पर आप उंगली उठाते हो? जो उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, उसमें वो निर्दोष साबित हो रहे हैं। अच्छा। तो देखिए मतलब क्या आप बीएसपी कोई इन्वेस्टिगेशन विंग भी चलाती है? जी देखिए मिश्रा जी, ऐसा है। नहीं, आप ये स्वीकार करो देखिए, कि पिछली बार बहन जी ने जो उन पर आरोप लगाया था वो या तो गलत था, नहीं और या वाकई में नहीं, मैं उन्होंने ये कह कांड रहा किया। हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहन जी से सारी पार्टियों को, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको सीख लेनी चाहिए। अच्छा, उससे सीख लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको तत्काल पदमुक्त, बड़े डेंजरस लोग, तत्काल पदमुक्त आप कर कह रहे हो दिया जाए। सीखना चाहिए, और अरे किसी की इज्जत ले लो और फिर कह दो नहीं अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बढ़िया प्रेस नोट अभी मुझे अभी थोड़ी देर पहले विजय जी दिखा रहे थे, क्या नहीं लिखा उसमें? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे भाई किसी के ऊपर आरोप लगा, बहन जी ने उसको किनारे कर दिया कि निष्पक्ष जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो गई। अरे पुराना मामला था। हाँ, निष्पक्ष जांच हो गई। हाँ, अब जो है गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी जो है वो केवल
सत्ता प्राप्त करने की राजनीति कहीं नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले अच्छा, कमजोर ये वर्ग के लोग, बहन सर्वजन नाहिद कह रही समाज थी के अभी लोग- कि आप लोग जो है वो बी टीम की तरह खेल रहे हो, वोट काटने के लिए भेजा हो जाए, क्या है ये मामला? मैं तो ये कह रहा हूं कि बी टीम की तरह ये जो है समाजवादी पार्टी खेल खेल रही है। भाई 2014 में बी टीम रही, मैडम बीच में मत बोलिए प्लीज। 2014 पहला राउंड, नो इंटरप्शन प्लीज। 2014 में बी टीम अभी रही, उस्मानी साहब खेल रहे हैं। 2014 में बी टीम रही है, 2017 में बी टीम रही है, 2019 में बी टीम रही और 2022 में भी बी टीम अच्छा, रही। 2012 में भी ये थे क्या बी टीम? तो नहीं, 2012 में तो हमारी सरकार थी, किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। 12 में तो ये लोग आ गए थे। नहीं, 2007 से 2012 तक हमारी तो सरकार 12 थी। से 17 के बीच ये बी टीम थे कि नहीं? नहीं भाई, 2012 में हमारी सरकार थी, समझिए। जिसकी नहीं, 12 से सरकार 17 के होती बीच है, ये बी टीम थे कि नहीं सपा वाली? जिसकी सरकार होती है, हाँ, तो उसके खिलाफ आप मुझे केवल उस्मानी साहब ये बता दो वोट कि पड़ता है। 12 से 17 के बीच जी। समाजवादी पार्टी बी टीम थी या नहीं? 12 से 17 के बीच में ऐसा है कि जो जनता ने फैसला दिया, हमने उसको जनता मान की लिया। बात ना बताओ, बी टीम थे कि नहीं थे? नहीं, देखिए ये तो हमेशा बी टीम रहे। 89 अच्छा, में, तो उस बी टीम में आप अब मैं मंत्री आपको थे, बता आपको रहा पता- हूं। अच्छा, ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप बता, हम क्योंकि दे रहे हैं, 12 से नहीं। 17 के बीच मिश्रा ये जी। समाजवादी पार्टी में थे और वहां मिनिस्टर थे ये। इसलिए तब कह रहे हैं बी टीम नहीं थे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं विजय उपाध्याय जी के पास आता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने बहुत तीर जेते। ये बताइए कि ये रामपुर और आजमगढ़ में क्या चल रहा है, मतलब क्या है हिसाब किताब, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्या कैलकुलेशन क्या है? देखिए, एक तो एक बात मैं ये कहूँ कि 2018 में 2 सीटों का लोकसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, एक गोरखपुर एक फूलपुर, जहाँ रूलिंग पार्टी रहते हुए बीजेपी वो चुनाव हार गई थी। इस बार उल्टा है, उसका मिरर इमेज है। अपोजिशन की दोनों सीटें हैं और पूरब पश्चिम में है, और अपोजिशन की जो साख है वो दांव पे है, और विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद हो रहा है, उसमें थोड़ा गैप था, इसमें उतना गैप नहीं है। जो विधानसभा का रिजल्ट है उसमें बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आ गई, तमाम कोशिशें समाजवादी पार्टी ने की और जनता ने वोट भी भरपूर दिया समाजवादी पार्टी को, 32% उनका अकेले का वोट मिला, उसके बावजूद हार गए। अभी जो माहौल है, मुझे लगता है कि बहुत टफ चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए। आजमगढ़ भी और रामपुर, दोनों जगहों पे अभी एमएलसी के चुनाव हुए थे, दोनों जगह समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, चाहे आजमगढ़ हो और चाहे रामपुर बरेली वाली सीट हो। और जो माहौल है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आजम खान साहब ने जिस रास्ते पे पॉलिटिक्स को ले जाके खड़ा कर दिया है, एकला चलो और सपा के साथ भी रहो, शिवपाल के साथ तालमेल करो और नहीं भी करो। और आजम साहब ने शुरू में ये कोशिश की जेल से निकलते हुए कि मैं ही माइनॉरिटी का अकेला नेता हूं, लेकिन आजम खान जेल में थे, उनके प्रति सिंपैथी पिछले 2 साल उनके खुद के समर्थक, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कभी गवर्नर हाउस नहीं गए कि इनको ज्ञापन ले लीजिए और उनके साथ अन्याय हो रहा है उनके परिवार के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी को माइनॉरिटी ने भरपूर वोट दिया, तो माइनॉरिटी का जो लीडर है उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव हैं। ऐसी स्थिति में रामपुर आपके मुताबिक आजम खान अब सिर्फ अपनी सीट के नेता हैं? 100% है वो अपनी सीट के नेता, और लेकिन आज रामपुर टफ है आजम के लिए, और टफ है क्योंकि वो इस समय संकटों से घिरे हुए, अपनी समस्या, वो जो दबदबा उनका रामपुर में रहता था वो कमजोर पड़ा है। तमाम नई शक्तियां वहां, नए नए छोटे छोटे नेता उभर के सामने आए हैं, उनको मौका मिला पॉलिटिक्स करने का। आजमगढ़ में भी यही स्थिति है। अगर आजम खान की से सीट कोई है, एक लड़ता है आजमगढ़। तो कोई एडवांटेज होगा वहां पे रामपुर में? ब्रिजेश जी सवाल रिपीट करें। अगर आजम खान की फैमिली से कोई लड़ता है, जैसा कि नाहिद जी चाहती हैं कि तंजीम फातिमा लड़ें, पता नहीं ये क्यों उनकी बहू का विरोध कर रही है, मुझे नहीं पता। पर जीतेगा कौन वहां पे, मतलब जीतने लायक कौन है? देखिए, सिंपैथी के लिए तो देखिए आजम साहब ने एक बयान भी दिया है। आजम ने बयान ये दिया है कि मैं अब सबसे संबंध अच्छा रखूंगा, शायद मुख्तार अब्बास से भी अच्छा संबंध रख सकते हैं। ये बयान उन्होंने दिया है, लेकिन खुलासा नहीं किया था किससे किससे अच्छा संबंध रखेंगे। मुझे लगता है कि आजम खान जिन परिस्थितियों में हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश से कपिल सिब्बल को निर्दलीय के तौर पे समाजवादी पार्टी ने भेजा है, इन सारी चीज़ों को अगर आप डिकोड करेंगे तो आजम खान का रामपुर और सपा का आजमगढ़, दोनों जगह आजम है। वाकओवर तो देने की तैयारी नहीं है? मुझे लगता है कि आज की मीटिंग के बाद अखिलेश और आजम खान की जो मीटिंग हुई है दिल्ली में हॉस्पिटल में, 3 घंटे कौन सी बात होती है? अब यही तो नाहिद जी जानना चाह रही थी। ये नाहिद जी बता पाएंगे कि क्या 3 घंटे बात हुई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परिस्थितियां बहुत बदल गई ब्रजेश जी, और बीजेपी जो कमजोर नजर आ रही थी विधानसभा चुनाव के पहले, वो मजबूत नजर आ रही है।
और एक अलग परिदृश्य बना है यहाँ की जो सोशल। तो वहाँ क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव कोई अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर को लाएंगे या पार्टी वर्कर कोई आएगा या स्थानीय नेता कोई? देखिए, परिवार का कोई लड़ेगा तो वो तो मजबूती से लड़ेगा, लेकिन कोई स्थानीय लड़ेगा तो चुनाव इनके लिए बहुत मुश्किल है निकाल पाना। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। अब देखिए, एक चुनाव हमने आपने ख़त्म किया कवरेज, सोचा थोड़ा वक्त कुछ छुट्टी उट्टी मनाई जाए, लेकिन संजय चौधरी कहाँ चाहते हैं कि हम लोग छुट्टी मना पाएँ। एक नया चुनाव आ गया है रामपुर और आजमगढ़ में। अब बताइए वहाँ के इक्वेशन, कौन जीतेगा, कौन प्रत्याशी बनेगा, परिस्थितियाँ क्या हैं, और इश्यूज़ क्या 10 मार्च के पहले वाले हैं या ज्ञान वापी जोड़ लिया जाए उसमें? आप सही कह रहे हैं। जो हालत है उसमें एक वकील ने फीस ली है अपनी, और वो फीस इस कदर है जिसमें कि बिल्कुल जो एक खाई बनी हुई थी आजम खान और अखिलेश नेता प्रतिपक्ष के बीच में, वो पट गया है, पटा हुआ दिख रहा है। जो अभी बात आप कर रहे थे कि इस वकील के फीस के तौर पे जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा पहुंच गए हैं, आज ही पहुंचे इनफैक्ट, अब लगता है कि बहुत महंगा वकील है भाई, और 11 के 11 लोग जीतने वाले हैं, उसमें से एक है। हाँ, तो उस वकील को एक फीस मिला है। आजम खान के वकील हुआ करते थे और उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां खड़ा किया गया, राज्यसभा भेजा गया, और उसने फीस की पहली अदायगी वकील ने इस पार्टी को की है। और उस मुलाकात को उस लिहाज से मैं देखता हूं यहां बैठ करके। लेकिन सच कह रहे थे मेरे से पहले मित्र कि काफी पानी बह चुका है इस दरमियान। शिवपाल यादव जेल में जाके मिल पाए, अखिलेश के लोग उनसे मिल नहीं पाए थे, लगातार बयानबाजी हो रही थी, लेकिन एक वकील के दबाव में आके आजम खान मिलने को शायद राजी हुए, 2 घंटे तक मुलाकात हुई। लेकिन इस दरमियान जो बिखराव हुआ है, समाजवादी पार्टी को जिस अंदाज में मुसलमानों ने वोट दिया था, और उत्तर पर प्रदेश आपके काबिल दोस्त जो पहले बोल रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान आप सिर्फ अपनी सीट के नेता हैं, मुसलमानों के नेता नहीं है, वो अखिलेश यादव हैं। जे आजम खान ने जिस ढंग से रामपुर जाकर के अपनी एक महल पे हमला करके वहां कब्जा किया था, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और महल को बिल्कुल किनारे करके समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पे उस सीट को, रामपुर सीट को खड़ा कर दिया था। एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ठीक रिवर्स वाली स्थिति है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनको 2 उपचुनावों का सामना करना पड़ा था, फूलपुर और गोरखपुर का, और समाजवादी पार्टी इस कदर हमलावर थी कि दोनों सीटें छीन ली गई थी उपचुनाव में। अब इस बार बदला लेने का मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उस समय दोनों प्रतिकूल सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, फूलपुर और गोरखपुर, लेकिन दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ले गई थी। इस बार प्रतिपक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए दोनों अनुकूल सीटें हैं, रामपुर और आजमगढ़, और दोनों सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी इस नए पेशबंदी में निकाल ले जाती है तो यह माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पुराने हिसाब किताब को बराबर कर गए, और चीजें उसी दिशा में बढ़ती हुई दिख रही हैं। सच बताऊं तो आप जिस ढंग से पेशबंदी हो रही है रामपुर को लेकर के, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में रिपीट नहीं किया गया है, मुमकिन है कि वो उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के बिखराव का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अभी देखना बाकी है। लेकिन मायावती ने जिस ढंग से, बहन मायावती ने जिस ढंग से उम्मीदवार नहीं दिया है रामपुर में, तो वो अपने आजमगढ़ के जो उम्मीदवार हैं कोई फाइनल प्रत्याशी उनको मजबूती देने के लिए किया गया। क्या दिक्कत है, दे देंगी प्रत्याशी। ये फाइनल प्रत्याशी और रामपुर से नो प्रत्याशी, मैं बहुत प्रभावित हुई फाइनल प्रत्याशी शब्द से। तो मतलब इसको हर पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब ये गजब का फार्मूला निकाला है, फाइनल प्रत्याशी। बिल्कुल, अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को लगता है गंभीरता से नहीं लेंगे। हाँ, फाइनल प्रत्याशी तो अपने आप में आप जो बिखराव आया था उसके बाद फाइनल प्रत्याशी की बात बनी है। लेकिन इससे पहले एक और पॉलिटिकल बहुत मजबूत स्टेटमेंट था विजेंद्र जी, उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए कि रामपुर से नो प्रत्याशी। इसका मतलब मायावती कह रही थी कि आजम खान के प्रति उनकी सदाशयता बरकरार है, और इस माहौल में अगर आजम खान अपने परिवार से किसी व्यक्ति को उतारते हैं तो बसपा का एक परोक्ष समर्थन होगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा कि आजम खान के परिवार के ही लोगों को मिले? जी, बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये रामपुर और आजमगढ़ का थोड़ा कैलकुलेशन आप भी समझाइए। और दूसरा, डिबेट के पहले चरण में सबकी दिलचस्पी है और सबका ये कहना है कि आपसे पूछा जाए कि ये फाइनल प्रत्याशी क्या होता है। देखिए, रामपुर में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ पर
आजम खां ही सपा है, वही पार्टी है। वहाँ पर उनके अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये सुनने में आया है कि आजम खान ने मना कर दिया है कि उनके परिवार से कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगा। अब बात आती है कि अगर बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को लड़ाती है तो सपा क्या किसी को बाहर से लाके लड़ाएगी? एक और चीज़ है कि कांग्रेस जो वहाँ पर बेगम नूर बानो की फैमिली है, उसके लिए एक संभावनाएं मजबूत बनेंगी कि वो बीजेपी को वहाँ टक्कर दे सके। ये उपचुनाव इस बात को भी थोड़ा से साफ करेगा कि लोकसभा के 24 के चुनाव से पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसका वोट क्या कांग्रेस की ओर कुछ जाएगा, क्योंकि जब आजम नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि बेगम की जो नूर बानो की फैमिली है उसका अगर कोई प्रत्याशी आता है तो वो वोट खींचेंगी। ये तो रही बात रामपुर की। उसके बाद आजमगढ़ पे आते हैं। आज मैं इस बात को अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि डिम्पल यादव आजमगढ़ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी नहीं बनाएगी। वहाँ पर 2 साल के लिए डिम्पल यादव कोई उपचुनाव लड़कर संसद में नहीं जाना चाहेंगी। अगर उनको सांसद बनाना होगा समाजवादी पार्टी को तो उनको पूरा फुल टर्म देगी और उसके लिए बहुत सारी सीटें हैं। लेकिन वहाँ सपा का 10 विधानसभा में 10 विधायक हैं। जातीय समीकरण और जो राजनीतिक माहौल है वो ये दिखता है कि सपा के पक्ष में है। लेकिन उपचुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा वहाँ, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। बनारस से सटी हुई सीट है प्रधानमंत्री के इलाके से। ये ज़रूर है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल चुनाव जीतते रहे, लेकिन लोकसभा का ये जो उपचुनाव है ये इस बात का भी देखिए, योगी पार्ट 2 की जो सरकार है इसमें ये पहला उपचुनाव है, दोनों लोकसभा के हैं। तो सरकार को भी बड़ी गंभीरता से बीजेपी इसको लड़ेगी, क्योंकि उसकी भी साख भले समाजवादी गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए भी चुनौती है कि इस गढ़ को ढाए भेदे और यहाँ पर वो चुनाव जीते। ऐसा लगता है कि शायद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे आजमगढ़ में, जिनके बारे में ये चर्चा है जी। आगे कुल मिलाकर ये है कि अब आपने घोषित कर दिया तो हम लोग मान ही लेते हैं कि वही होंगे। अब आप आ जाइए फाइनल वाली बात पर। हाँ, कि भाई गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया बसपा ने। बसपा का साफ संकेत है कि हम जीते न जीते लेकिन समाजवादी पार्टी को ना जीतने देंगे। भले बीजेपी जीत जाए तो गुड्डू जमाली मुसलमान वोट जितना काट सके जिससे कि समाजवादी पार्टी को जो नुकसान होगा वो होगा जी। अब बीएसपी कहे भाई क्या हम चुनाव न लड़ावें, अपने प्रत्याशी न खड़े करें। लेकिन जिस गुड्डू जमाली को एक बहुत गंभीर आरोप में पार्टी से निकाला था, उनको फिर लेना मजबूरी हो गई मायावती की। अब आपने पूछा कि फाइनल प्रत्याशी क्यों है, तो मैं नहीं, विजय जी का बार बार सबसे पूछ रहे थे जी। ब्रजेश जी फाइनल इसलिए लिखा गया कि अब कोई और कोशिश न करे। यहाँ मामला फाइनल हो चुका है। अच्छा। फाइनल जब हो जाता है मतलब अब नहीं, तो फिर टिकट नहीं बदला जाता। ये है संकेत कि भाई अब सब कुछ फाइनल है, अब बदला ना जाएगा, अब दूसरे लोग कोशिश ना करें। ओके। तो मतलब ये एक बात- दूसरों को संदेश दिया गया है कि अब हाँ। ना बदलेंगे। अब ना बदलेंगे, अब एकदम साफ है मामला। अब कोशिश ना करो, मतलब कोऑर्डिनेटर से लेके जिला अध्यक्ष तक सबको कहा गया कि भाई कोशिश ना करिए। ये संकेत है इसमें। देखिए आज के दौर में जब हम चुनाव की बात करने बैठे हैं तब इस प्रदेश में और देश में ज्ञान व्यापी भी चल रहा है, मथुरा भी चल रहा है, काशी चल रहा है, अयोध्या भी चल रही है। हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। ये चुनाव इस बात के भी परीक्षा होगी कि ये जो लहर है इस पर जनता कितनी सवार है। मंदिर और मस्जिद की ये जो शोर है
ये लाउड स्पीकर को जो इतनी आवाज़ है वो इतनी तेज हो गई है कि बहुत सारे मुद्दे अब यहाँ पर गौण हैं और बीजेपी के लिए इसको साबित करना एक चुनौती होगी। अगर बीजेपी दोनों सीटें जीत ले तो आप मान लीजिएगा कि ज्ञानव्यापी मथुरा काशी जीत गई और तमाम सारे मुद्दे हार गए और 2024 का रास्ता साफ हो गया। जी, बहरहाल चुनाव के तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के साथ जंग देखिए, सेना लड़ती है, सिपाही मरते हैं, तमाम नेता चुनाव जीतते हारते हैं, लेकिन जो शीर्ष पद पर बैठे हैं, हाई कमान हैं, उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन उपचुनावों से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये ज़रूर है कि सपा की दोनों सीटें हैं, अगर वो खो देगी तो संसद में खाली गिनती के लोग बचेंगे, उसके पास 3 लोग बचेंगे और दूसरी तो उसमें मुलायम सिंह और अखिलेश, वो माफ़ करिएगा, एक मुलायम सिंह और 2 पश्चिम के, बाकी तो वैसे भी ज़्यादा लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पास बचा नहीं है। जी, बहरहाल जब कोई चुनाव होता है तो वो एक जंग की तरह होता है और कहा गया है कि दोनों के दिल में खौफ था, मैदान जंग में दोनों का खौफ फासला था दरमिया का, और जंग में कत्ल तो सिपाही होंगे, सुरखरू मगर जिले इलाही होंगे। और उसने हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं है जिले इलाही के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कुएं पर एक प्रश्न डाला कि रामपुर आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होना है, क्या सपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी? तो ललिता लिखती हैं कि आजमगढ़ और रामपुर की जनता इस बार आकलन करेगी कि कितना विकास हुआ और उसी आधार पर वो फैसला लेगी। तो संजय गुप्ता लिखते हैं कि अगर सपा सरकार होती तो आजमगढ़ में सपा जीत सकती थी, लेकिन अब समीकरण बदलने से रास्ता ज़्यादा आसान नहीं बचा। मैं संजय चौधरी के पास चलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, देखिए, परिचर्चा से एक बात तो साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लगभग साफ हैं। अगर नाहिद जी की बात सही है और वो प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं सही होगी बात, तो आजम खां की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। और आजमगढ़ से बीरेन्द्र जी अभी बता रहे थे कि रमाकांत यादव का फाइनल है और बीएसपी तो पहले से फाइनल की हुई है। संकट आपके यहाँ है। आवाज चली गई नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई संकट की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है कि व्यक्ति से बहुत स्थानीय आधार पर ये कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदला है, तो राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण बार बार लगातार लोगों की अपेक्षाओं के आधार पर बदल गए हैं। मुझे लगता है कि पिछले पैमाने से राजनीति को आज परखने का अगर मापदंड बनाया जाएगा तो वो सही नहीं उतरेंगे। आपने देखा है कि बीते चुनाव में जो चुनाव के पंडित विश्लेषण करते थे वो जमीन पर खरे नहीं उतरे। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जमीनी आधार पर काम कर रही है, देखिए, चूंकि हेमंत जी इस परिचर्चा में नहीं है, इसलिए आप उनके ऊपर टिप्पणी ना करें। वो होते तो आप उनके ऊपर टिप्पणी करते तो मैं मानता, अब नहीं है तो जवाब कौन देगा उनका? नहीं, मुझे लगता है कि आपका भी विश्लेषण कुछ चुनाव के पहले ऐसा ही था ब्रजेश भाई। अगर आप अपने विश्लेषणों को देखेंगे तो आप परख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश का जो बुलडोजर चलाया है उसमें बहुत सारे विश्लेषकों का विश्लेषण सतही साबित हुआ है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति के पैरामीटर्स बदले हैं, जनता की सोच बदली है, सोच के आधार पर जनता ने अपने मत देने के तरीकों को बदला है, और इस बदलाव को अगर महसूस नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण वैसा ही सतही होगा जैसा बार बार लगातार 14, 17, 19, 22 में होता रहा है। तो जो आप देखिए कि चुनाव के परिणाम आने के बाद भी मुस्लिमों की यह सोच कि हम सर्वाधिक वोट देने के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व यह समझता है कि उनके कपड़ों से बदबू आती है, तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतों का एक प्रकार से पुनर्विचार है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रहा है, मुस्लिम मानस का मत बदल रहा है,
पिछड़ों की राजनीति के करने वाले अपने जब जी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देते हैं तो पिछड़ों को इग्नोर करते हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे नए भारत के नए लोगों के मतों का निर्णय करने में एक प्रभावी धन्यवाद भूमिका संजय जी। निभाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में जी। रामपुर और आजमगढ़ का ये जो उपचुनाव है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की भावी दिशा को तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने कार्यक्रमों के आधार पर, कार्यक्रमों में लगने वाले कार्यकर्ताओं के परिश्रम के Thank you। आधार पर इन दोनों ही चुनावों में बेहतर परिणाम के साथ सामने आएगी। नाहिद लारी खान जी, ये तो संजय चौधरी बता रहे हैं तो बुलडोजर है, जीत लेंगे चुनाव। ब्रजेश जी, मैं अभी पहले भी पिछड़ों की बात कर रहे थे, अभी पुनः पिछड़ों की बात कर रहे थे। अरे बीजेपी कहां से पिछड़ा हितैषी हो जाएगी? बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी और जातिगत जनगणना की तो ये लोग बातें नहीं करते। वहीं देखिए नीतीश कुमार जी ने आज फैसला कर लिया बिहार में कि जातिगत जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के इनके नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जो चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, ये क्यों नहीं जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं पिछड़े समाज के साथ इंसाफ कर रहे हैं? अपने पिछड़े समाज के साथ क्यों नहीं कहते कि जैसे तमिलनाडु में ओबीसी आरक्षण 50% है, केरल में भी 27% से ज्यादा है, यहाँ पे बिहार में भी 27%। लेकिन ये मुद्दा लेके आप लोग चुनाव में गए थे और आपको मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट उनको मिला है बुलडोजर को। मैं इस पे जवाब दे रही हूँ। मैं इनके जातीय जनगणना को मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट बुलडोजर को मिला है। ब्रजेश जी, इन्होंने जो संजय जी ने संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज ये वेट। जो आपने विश्लेषण किया वो सही ही नहीं था। मैं इनकी बात से सहमत नहीं और जनता भी इनकी बात से सहमत नहीं है। आपने विश्लेषण 100% सही किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। ये तो ईवीएम की बेईमानी और ईवीएम का खेला करके जबरन सत्ता पर काबिज हो गए हैं, ये सब लोग जानते हैं। और रही बात पिछले चुनाव से और इस चुनाव से अगर तुलना करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले तो बीजेपी का सीटें घटी है, 52 सीटें घटी है और समाजवादी पार्टी की सीटें 71 बढ़ी है। हमारे 13% वोट बढ़े, 38% वोट केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर व्यक्तिगत। तो कोई रणनीति है आपके पास कि आप अपने ये 2 दुर्ग कैसे बचाएंगी, आजमगढ़ और रामपुर? अभी बीरेन जी बता रहे थे कि आजम खां की तो फैमिली लड़ना ही नहीं चाहती चुनाव। नहीं, ये नया आप संकट है। मुझे 1 सेकंड का वक्त है, मैं आपको बता दूंगी जी, प्लीज। एकदम पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगी। अभी रामपुर में जो चुनाव हुए 2022 के, मैं 5 विधानसभा की बात कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी को 5,52,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। केवल बिलासपुर में इनके मंत्री औलख को बचाने के लिए समाजवादी प्रत्याशी को जबरन 360 वोटों से हराया। जैसे धारा 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, वैसे इन्होंने 360 वोटों से हराया, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन डेमोक्रेसी किया। और रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में तो बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। और अभी मैं आपके राजनीतिक विश्लेषक को सुन रही थी, वो कहते कि माननीय अखिलेश यादव जी ने आजम साहब की बात नहीं की, जबकि आप देखिए हाउस में माननीय अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने नेता सदन को अरे वो कह रहे थे गवर्नर के यहाँ नहीं गए थे। और प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि आजम साहब पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, इनको रोकिए, इनको खत्म करिए। थैंक यू मैडम, लेकिन किसी शुक्रिया। ने थोड़ा सा नहीं वक्त का अभाव है, मैं संजीव सिंह को आमंत्रित करता हूँ, कांग्रेस के लीडर हैं। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन से बचना क्यों चाहती है? आप तो रामपुर में अच्छी पोजीशन में रहे हैं, कई बार तो ये सीटें बेगम नूर बानो और उनकी नवाब फैमिली ने जीती है, फिर आप क्यों असमंजस में हैं कि आप लड़ें या ना लड़ें ये सोच रहे हैं? ब्रजेश जी, इसमें लड़ने और न लड़ने की बात मैंने पहले भी कही थी कि शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, लेकिन जो अभी बात डिबेट में खुल कर के आई, देखिए एक चीज़ संजय जी जो कह रहे थे कि एक नई बीजेपी आई है, मुझे लगता है कि ब्रजेश जी इस चीज़ को आपने ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया, लगातार दलित शोषित वंचित समाज पे जो हमले हुए, देखिए लड़ाई कहीं हिंदू मुस्लिम में नहीं हो रही है, एक माइंडसेट गाँव से लेकर शहरों में लोग देखने को मिल रहा है कि अब हिंदू बनाम हिंदू होने जा रहा है। कौन सा हिंदू? एक कट्टर हिंसक और दूसरी तरफ एक जो सेकुलर और सोशल हिंदू है, वो सोचने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के जितने ये नफरत के एजेंडे थे इससे लोग ऊब रहे हैं। माइनॉरिटी तो एक तरफ है, आप बताइए दलितों के साथ कौन सा न्याय हो रहा है, बैकवर्ड के साथ क्या न्याय हो रहा है? तो ये जो आपने कहा कि ये 23 का चुनाव जो होने जा रहा है, 23 संजय चौधरी के हिसाब से आपका ये विश्लेषण सतही है। नहीं, वो कह सकते हैं, वो तो खैर सतही बोल सकते हैं, बोलने में कोई, उनके नेता ये बोलने में तो बहुत कुछ बोले थे कि WTO से कहा था कि मौका दे तो पूरी दुनिया को खिला दूंगा, और 1 महीने में पता चला जमीन पे आ गए। तो सतही कौन है? पूरी दुनिया ने देखा। मुद्दे पे अपन लोग बात करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये संजय भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि 23 का चुनाव 24 तय करेगा, मैं ब्रजेश जी मैं इस उपचुनाव को देखते हुए ही कह रहा हूँ कि ये 23 का जो चुनाव है 24 यहीं जाना है। 24 हिंदू बनाम हिंदू, एक कट्टर
हिंसक हिंदू बनाम एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हिंदू जो है, जो देश को आगे बढ़ाना समाजवादी चाहता है। हिंदू? बिल्कुल, जो समाज को जोड़ के चलना वाह, चाहता है, जो ये अगर नई पिछड़े- टर्मिनोलॉजी लाए। नहीं, अरे समाजवाद प्रियम्बल से लाए, प्रियम्बल से मतलब संविधान के प्रियम्बल से लाए। सिनेरियो बिल्कुल आया हूं, क्लियर हो रहा है। संविधान के 42वें संशोधन से लाया हूं, जो हम समाजवाद को बिल्कुल जोड़े ठीक थे। बात नहीं, बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में ये समाजवादी हिंदू ये नाहिद जी की पार्टी को सूट करता है। अब मैं कह रहा हूं, हिंदू इतना सोचने लगे तो बहुत अच्छी बात है, देश का भला होगा। ओके, उस्मानी साहब को आमंत्रित करते हैं, बीएसपी के लीडर हैं। उस्मानी साहब, अभी डिबेट के प्राथमिक चरण में इस बात की चर्चा हो रही थी कि आजमगढ़ से तो आपने प्रत्याशी दे दिया, लेकिन रामपुर से अभी तक बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं दिया, क्यों? ये इसलिए नहीं दिया है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है पिछले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी। कुल 5 लोग जीत के उत्तर प्रदेश से गए थे। अब अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है तो बहुजन समाज पार्टी ने फाइनल कैंडिडेट घोषित कर दिया आजमगढ़ से, तो आप आजमगढ़ ना लड़ो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रहे हो तो आप रामपुर लड़ लो। हमने रामपुर छोड़ दिया है, आजमगढ़ हम लड़ ले, दोनों सीटें जीत ले, बात खत्म है। लेकिन ये लोग बीजेपी की बी टीम है, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे ये हैं। ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। अब उत्तर प्रदेश का अभी देखिए, वीरेंद्र जी बता रहे थे कि फाइनल प्रवक्ता नहीं रह जाएंगे उस्मानी साहब। सेकुलर वोटों का बंटवारा। अभी कांग्रेस के फाइनल प्रवक्ता जी भी प्रवक्ता कह रहे उस्मानी साहब नहीं रह थे, जाएंगे, लगता कांग्रेस है। के प्रवक्ता जी भी कह रहे थे कि अब हिंदू बनाम हिंदू इलेक्शन होगा। तो जो मुस्लिम के साथ जो यहाँ अत्याचार और उत्पीड़न हुआ है, भाई 4 चुनाव में मुस्लिम ने इनको जम के वोट दिया। 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, अरे अपना 22 वाला में तो दिया। बताओ, 12 वाला। और ये मुकाबला नहीं कर पाए ना, मुकाबला तो कर नहीं पाए जी। तो अब स्थिति ये है, अब बहन जी कि करेंगी मुकाबला? मुस्लिम समाज, हाँ बहन जी करेंगी मुकाबला। ओके, क्योंकि यही बहन जानना जी था का वोट परसेंटेज अगर मुस्लिम समाज के वोट परसेंटेज में प्लस कर दिया जाए, हाँ। जो समाजवादी तब तो पार्टी चमत्कार के है। पास जा करके तब तो संजय उसकी चौधरी वैल्यू घर से 0 नहीं हो निकल जाती है। पाएंगे, देखिए, अगर ये जुड़ गया तो। माननीय ब्रजेश जी, श्री ब्रजेश जी, अभी आपने कहा था कि लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है, हेड यस, की गिनती होती है। आपके पास एक है। तो जो 1 वोट से हारेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1 वोट से सरकार गिरी थी कि नहीं गिरी थी? नाइक जी प्लीज वेट। हाँ, तो अगर आप जीतना चाहते हो तो आप आजमगढ़ छोड़ दो, हम रामपुर छोड़ दिए, बात बराबर हो गई। अच्छा एक बात, भाई, चलो अच्छा, जब इतना दिल बड़ा कर लियो, अभी ये भी बताओ वीरेंद्र जी कह रहे तो थे क्या समझौता कि करना 2 चाहते हो साल क्या? के लिए डिम्पल जी वो तो खुला सांसद नहीं बनना यही चाहेंगी, पूछना चाह रहा तो था 2 साल ब्रजेश में जी। कौन सी आप बताइए। Thank you. भाई 24 का सेमीफाइनल माना जाएगा you, ना, शुक्रिया, तो धन्यवाद। सेमीफाइनल लड़ लीजिए। धन्यवाद। ब्रजेश जी, एक हाँ, सेकंड मुझे अगर नाहिद मौका जी मैं देंगे आपको तो 10 सेकंड जवाब- दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त का अभाव है, आप 10 सेकंड में अपनी बात रखें। अरे ये वो पार्टी है जिसकी बीएसपी, जिसकी अभी जो 290 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और ये लोकसभा चुनाव की बात करें कि समाजवादी आप पार्टी को अपनी 5 याद सीटें, करिए, 5 सीटें के आप हिसाब अपनी से याद उनके करिए, 25 विधानसभा इस सीट। भारतीय जनता हम 25 पार्टी की को जगह 150 आज बहुमत में पहुंचाने वाली विधानसभा समाजवादी सीटों को, पार्टी और है। एसटी को 10 अगर 89 में उस हिसाब से 2 कुछ मेंबर कम ऑफ से कम पार्लियामेंट 50 बीजेपी के होते थे। Thank अगर you. बीजेपी से थैंक यू विजय उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी ने अलायंस न किया थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का। 89 में जो आप दोनों का जनता दल शुक्रिया। था, अगर वो अलायंस न किया होता, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद, सरकार धन्यवाद। में थैंक यू। समाजवादी पार्टी देखो टाइम कम है, फिर आवाज बंद करूंगा तो बुरा मत हुई समझिए। है। भारतीय जनता पार्टी हो गया, हो गया। को जिताने में हाँ, ठीक है। समाजवादी पार्टी का ओके। अहम योगदान है। ठीक है। थैंक यू। विजय जी ये बताइए, ये आजमगढ़ और रामपुर की पिच इन दोनों के लिए कितनी मुश्किल है, देखिए दोनों, और बीएसपी कोई भूमिका में रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ निश्चित रहेगी। देखिए दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक सबसे मजबूत है। रामपुर में माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, आजमगढ़ में माइनॉरिटी प्लस यादव मेजॉरिटी में है, और ये सीटें दोनों अनुकूल हैं समाजवादी पार्टी के लिए, इसीलिए इसको गढ़ कहा जा रहा है। लेकिन अगर रामपुर से आजम खां की फैमिली चुनाव नहीं लड़ेगी तब आप समझिए कि बहुत सपा के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी, वहाँ पे टफ हो जाएगा। और ये आप बिल्कुल ब्रजेश जी, मुझे जो लगता है कि अभी मुस्लिम समुदाय जो वोट करेगा वो सपा को ही करेगा, वो और किसी पार्टी के साथ जाने के मूड में नहीं दिख रहा, कोई नया प्रयोग नहीं करेगा। नेता कुछ भी दावे कर लें, लेकिन जिस तरीके से जनता एकजुट हुई, बाकी पार्टियों का वोट खींचकर सपा में ले आए या भाजपा में चला गया। 2019 में पार्टियां एकजुट हुई थी, फिर भी बात नहीं बनी। इस बार जनता एकजुट हुई जो बीजेपी को हराना चाहती थी, फिर भी बात नहीं बनी। तो मुझे लगता है इस चुनाव में थोड़ी हतोत्साहित होगा जो भाजपा का खिलाफ का वोटर है,
वो किस तरह से वोट करेगा, मुझे लगता है कि उसके लिए विपक्ष को वोटिंग परसेंटेज भी गिरेगा क्योंकि बिल्कुल गिरेगा, दिलचस्पी कम बिल्कुल होती है। गिरेगा। और रामपुर में अगर आजम खां के परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो रामपुर में लड़ाई बहुत ही मजेदार हो जाएगी। आजमगढ़ की स्थिति थोड़ी भिन्न है। आजमगढ़ में अगर परिवार का कोई 1,09,000 वोट से जीते थे आजमगढ़। सर वो इसीलिए जीते थे ना कि वो उनका अपना एक दबदबा है, एक सिंपैथी है, लोगों की मदद की है, नौकरियां दिलाई हैं उन्होंने बहुत तरीके से, एक लंबे अरसे से 1980 से नो डाउट वहां से जीतते रहे हैं। हाँ, रामपुर में उनको चुनौती देना मुश्किल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आलोक कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ और रामपुर कितनी बड़ी चुनौती होगा अपने इस दुर्ग को बचाना? ये चुनौती बहुत सेफेस्ट जगह को बचाना, अपने जो सबसे सुरक्षातम दुर्ग है उसको बचा लेना आज के दौर में समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से देखें तो कुछ दिन पहले तक बहुत आसान था, लेकिन जिस ढंग से मामला बिगड़ता जा रहा है और परिवार के अंदर से ही ऐसी कुछ बातें आ रही हैं कि आजमगढ़ से कौन उम्मीदवार होगा, और उम्मीदवारों को लेकर के राज्यसभा में जो देखा गया समाजवादी पार्टी की ओर से कि सिर्फ एक कैंडिडेट, 3 सीटें थी उनके पास, लेकिन उसमें एक ही समाजवादी पार्टी के व्यक्ति आ पाए, बाकी राष्ट्रीय लोकदल के आए और एक निर्दलीय आए। तो उसके बाद एक प्रेशर है अखिलेश यादव पर कि परिवार के लोगों को कैसे समाजित करें, और आजमगढ़ में परिवार के लोगों को समाजित करने की स्थिति में और शिवपाल सिंह यादव उस पर कुछ अपना एक अलग प्रेशर ग्रुप तैयार करते हैं तो आजमगढ़ बड़े मुश्किल में आ सकता है। यही सूरत हाल रामपुर में है, जिसको पैचअप करने के लिए आज ही दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ये मुलाकात हुई है। उससे मुलाकात का नतीजा अगर पैचअप फार्मूले के तहत आता है तो अस्पताल हो में सकता टिकट है कि फाइनल आज हुआ की या तारीख सिर्फ जो बात 1 जून हुई? की तारीख है जब आप डिबेट कर रहे हैं, नाहिद जी बता रही थी 3 घंटे बैठे थे ये लोग। ये जो अब ये मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कपिल सिब्बल उसके संवाद सूत्र के अच्छा तौर पे देखिए, थे। लखनऊ में थे तो नहीं मिले जिस ढंग दोनों, से अखिलेश यादव मिले गए, भी जैसे कहाँ? उन्होंने गंगाराम अस्पताल में। नहीं ब्रजेश जी, एक बात मैं कह दूं, एक जी, लाइन, जी। उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पॉलिटिक्स सही में बात। मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण बीमार हो वाली गई। स्थिति को इलाज, कार्यकर्ता से जिस नेता बीमारी मिलते में हैं तो समाजवादी कार्यकर्ता पार्टी कहता है कि फंसी है, हमारे उसका नेता इलाज मिलने वही लगे हैं। जगह है। आप सोचिए कि राजनीति इस तरह से होगी क्या अपोजिशन की, वाह। कि कार्यकर्ता चर्चा करें, नहीं अब हमारा नेता मिलने लगा है या हमारी नेत्री मिलने लगी है। तो जो ये हालत है तो पार्टी कैसे सरवाइव करेगी? फिर तो बीजेपी का डंका बजता रहेगा। जब कार्यकर्ता की जहां सुनी जाएगी, कार्यकर्ता वहीं पे काम होगा, वहीं पे लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुत ही बहुमूल्य विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। 23 में 24 देखेंगे कि कौन जीतता है। नमस्कार, धन्यवाद।